हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है दूरदर्शी को लेकर है। और दूरदर्शी में हम आज जो आपके सिलेबस में है खगोलीय दूरदर्शी, इसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे। दूरदर्शी किसे कहेंगे बच्चों? एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र या उपकरण जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं, उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। क्योंकि प्रकाशिक यंत्र है बच्चों, है ना, प्रकाश पर आधारित है, ये प्रकाशिक यंत्र है और इसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं को देखें। दूर की वस्तुओं को हम यदि देख लें बच्चों तो हम उसे कहेंगे क्या? दूर की वस्तुओं को देखें उसे हम बोलेंगे दूरदर्शी। ये जो दूरदर्शी होता है दो प्रकार का होता है, एक आपका अपवर्ती और दूसरा आपका परावर्ती। क्या बच्चों? अपवर्ती दूरदर्शी। परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं, बिल्कुल परेशान मत होना, मैं दोनों का परिभाषा बोल दूंगा। आज का मेरा मेन टॉपिक है बच्चों दूरदर्शी में खगोलीय दूरदर्शी। तो अपवर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती का ही उदाहरण है खगोलीय दूरदर्शी। तो अपवर्ती दूरदर्शी में दूसरा आपका जो है परावर्ती, है ना, परावर्ती। इनकी परिभाषा लिख लो थोड़ा सा। परावर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी क्या होता है बच्चों कि जो इस प्रकार का दूरदर्शी होता है अपवर्ती दूरदर्शी, इसमें अभिदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अभिदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन बच्चों जहाँ पर हम ये हमारा परावर्ती दूरदर्शी हो जाएगा, इसमें अभिदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। क्या क्या बच्चों डिफरेंस है यहाँ पर समझ लो आप लोग थोड़ा सा। जो हमारा अपवर्ती दूरदर्शी है इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? तो इसमें प्रयोग किया जाएगा बच्चों उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यदि परावर्ती दूरदर्शी में बात करें तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है मुख्य रूप से इसकी परिभाषा, जिसमें अभिदृश्यक लेंस के रूप में, यदि अभिदृश्यक के रूप में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे वो अपवर्ती दूरदर्शी होगा। जैसे खगोलीय दूरदर्शी की बात करेंगे या आकाशीय दूरदर्शी की बात करेंगे या पार्थिव दूरदर्शी की बात करेंगे। वहाँ पे बच्चों परावर्ती दूरदर्शी की यदि बात की जाए तो परावर्ती दूरदर्शी में क्या होता है, यहाँ पर हम जो अभिदृश्यक होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो, ये परिभाषाएं थी, जरूरी थी भैया, इसलिए हमने लिखा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख लेंगे। अब बात करते हैं बच्चों खगोलीय दूरदर्शी का। यहाँ पर परिभाषा कि खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग आकाशीय पिंडों जैसे ग्रह, तारे आदि को देखने में किया जाता है। अब देखो कुछ मुख्य परिभाषाएं नहीं रहती हैं, बस इसमें शाब्दिक रूप से लिखा जाता है कि ये खगोलीय दूरदर्शी है क्या। तो एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम आकाशीय पिंड जैसे ग्रह, तारे आदि को देखने में करते हैं, उसे हम खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी कहते हैं। आप अपने भाषा में परिभाषा लिख सकते हो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप बोलते कुछ और हैं, लिखाते कुछ और हैं। देखो, बोलने का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसा शब्द के माध्यम से आपको समझाएं जिससे आपको समझ में आ जाए, और किताबी भाषा में आपको यहाँ पे मैं लिखाता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत भी ना हो सके। कुछ बच्चे तो कहते हैं सर आपका डायग्राम ही गलत है। यार एक ही चित्र से जरूरी नहीं है कि आप सॉल्व करो, दूसरा भी डायग्राम बन सकता है। आप जितने राइटर का प्रयोग करेंगे कुछ भिन्न भिन्न डायग्राम भी आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए आप परेशान मत हुआ करें। तो चलिए खगोलीय दूरदर्शी का हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों, और डायग्राम बनाने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से खगोलीय दूरदर्शी होता है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक मुख्य अक्ष बनाना है। मुख्य अक्ष बना लेता हूं बच्चों कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अभी इस मुख्य अक्ष में बच्चों आपको दो लेंस का प्रयोग करना है, एक अभिदृश्यक लेंस और एक आपका नेत्रिका लेंस। जो वस्तु की ओर होगा वो अभिदृश्यक होगा, और अभिदृश्यक थोड़ा सा बड़ा आपको बनाना है। तो अभिदृश्यक थोड़ा सा आप बड़ा बना लें, तो ये हमारा अभिदृश्यक हो गया बच्चों। और जो हमारा नेत्रिका लेंस होगा, ये जो नेत्रिका लेंस होगा थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये कम फोकस दूरी, कम द्वारक का ये हमारा लेंस है, और इसकी फोकस दूरी भी अधिक है, इसका द्वारक भी अधिक है। तो ये हमारा भैया दोनों का दोनों उत्तल लेंस है। एक किसी यहाँ पे एक किसी माध्यम में ये मतलब अरेंज है, सेट है। चलो अब देखो हम कहाँ से देखते हैं भाई, अनंत से कोई वस्तु, हम तो क्लियर नहीं जानते कि सूर्य इतनी दूरी पर है, कोई ग्रह देखना चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं, आकाशीय पिंड, तो भाई हमें क्लियर नहीं है कि प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है। तो कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं कि प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आ रही है। एक प्रकाश किरण यहाँ पे सीधे इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है बच्चों, तो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है, और एक प्रकाश किरण और आता है तो यहाँ पे लेंस पे टकराता है। दो प्रकाश किरणें आई। अब सबको पता है अपवर्तन के बाद सीधा झुकता है, तो ये तो सीधा चला जाएगा,
ये जो है ये सीधा चला जाएगा बच्चों, ये सीधा जाता है, ठीक है। तो ये सीधा जाएगा कुछ इस प्रकार से, लेकिन यह बर्तन के बाद मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद जहाँ पे टकराता है वही उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ये देखो वस्तु कहाँ पर है हमें पता ही नहीं है, यहाँ पे मान लो वस्तु है, ठीक है भाई, आकाश में स्थित कोई पिंड है उसकी हम प्रतिबिंब निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बन गया हमारा क्या, A1 ये B1 बन गया, मतलब यहाँ पे कोई वस्तु रहा होगा, AB हमारा कोई वस्तु रहा होगा, AB कुछ भी वस्तु मान सकते हैं, तो इसका प्रतिबिंब A1 B1 बन गया। अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना बच्चों सिंपल है, तो ये जो है दूसरे लेंस यानी नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो प्रकाश किरणें कुछ इस प्रकार से चलेंगी, देखो थोड़ा सा प्रतिबिंब लेंदी बनेगा बच्चों, इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, यहाँ से कुछ इस प्रकार से, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है और एक प्रकाश किरण यहाँ से जाती है, उसे प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन गया, प्रतिबिंब थोड़ा सा छोटा होता तो और सिस्टमेटिक समझ में आता है ना। एक प्रकाश किरण यहाँ से जाती है और अपवर्तन के बाद इस प्रकार से, ठीक है, और ये कुछ यहाँ पे ऐसा बना लो, आँख हो गया, ठीक है, ये हो गया बच्चों। और अंतिम में प्रतिबिंब जहाँ पे ये दोनों ये मिलेंगे वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा A, यहाँ पे आप कर दो B2 और यहाँ पे आप कर दो A2 बन गया, ये प्रतिबिंब बन चुका है। अब वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब बनाता है वहाँ पे नेत्रिका कोण यहाँ पर देखो अल्फा मानते हैं, प्रतिबिंब का जो कोण बनता है बच्चों इसको हम बीटा मानते हैं, ठीक। इस प्रकार से हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये दोनों देखो जरा शीर्षाभिमुख कोण है, यदि इधर का मान है अल्फा तो इधर का मान भी अल्फा होगा। इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हो, इतना ही डायग्राम और कुछ भी नहीं है। अब यदि हम कह दें भाई साहब कि यहाँ पे हमको स्पष्ट रूप से वस्तु का प्रतिबिंब दिख रहा है, तो कहने का मतलब यदि लेंस ना लगाएं, हम इस लेंस को ना लगाएं तो वस्तु यहाँ पर होता तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता इस लेंस से, समझ रहे ना। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर यदि वस्तु को रखते, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कब कहलाएगा, जब यदि हम इस लेंस को ना लगाते और वस्तु कहाँ पे रखते, यहाँ पर, तो हमें वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता, इसलिए हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को D मानकर चलते हैं। इतना क्लियर बच्चों। इसके बाद आपको आवर्धन लिखना है। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, मतलब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा कितना नेत्र पर अंतरित कोण हो रहा है, और वस्तु द्वारा नेत्र पर, ये नेत्र है, ठीक है, वस्तु द्वारा नेत्र पर कितना कोण बन रहा है उसे हम कहते हैं बच्चों आवर्धन क्षमता। और आवर्धन क्षमता को m दर्शाते हैं, प्रतिबिंब द्वारा बीटा कोण होता है और जो हमारा वस्तु द्वारा अंतरित कोण होता है वो अल्फा होता है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं स्पष्ट रूप से एक अच्छे से डायग्राम यहाँ पर बनाया हूँ बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम है मेरा। देखो ये मेरा क्या था, अभिदृश्यक लेंस है, इसके सम्मुख प्रकाश किरणें मतलब कोई वस्तु है, पिंड है, ग्रह है, जिसका भी हम प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक प्रकाश किरण यहाँ से चली, सीधे केंद्र से होकर आगे चल जाती है, दूसरी प्रकाश किरण चलती है, अपवर्तन के बाद जहाँ पे मिलती है वो प्रतिबिंब बन जाता है। A1 B1 अभिदृश्यक लेंस का प्रतिबिंब हो गया। ये जो A1 B1 है बच्चों वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो अल्फा है वो वस्तु द्वारा निर्मित कोण है, यहाँ पे जो बीटा है वो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण है। ये दोनों अल्फा क्यों हो गए, क्योंकि ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इतना क्लियर है बच्चों, ये सब कुछ कंप्लीट रहना चाहिए। यहाँ तक यदि पूरा क्लियर है तो फिर आपको डायग्राम से ही पूरा थ्योरम निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी में आपको लिखना है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता की परिभाषा आपको बताई गई भाई साहब कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, देखो परिभाषा यहाँ पर लिखो, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या बताया गया, अंतिम प्रतिबिंब यानी बीटा, देखो अंतिम प्रतिबिंब ये हमारा बीटा कोण है ना, और नेत्र पर अंतरित कोण जो वस्तु द्वारा होता है, इन दोनों का अनुपात बच्चों कहलाता है क्या, आवर्धन क्षमता। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण यानी m बराबर बीटा अपान अल्फा, ये कहलाया बच्चों आवर्धन क्षमता। क्या कहलाया, आवर्धन क्षमता। अब यदि कहा गया कि यदि बीटा का मान और अल्फा का मान अत्यंत कम हो तो जो हमारा, यदि हमने यहाँ पर कहा भैया कि m बराबर हमारे पास आ गया बीटा बटे अल्फा, यदि बीटा और अल्फा का मान अत्यंत कम हो तो tan बीटा बराबर हो जाएगा बीटा व tan अल्फा बराबर हो जाएगा अल्फा। बच्चों समझ रहे ना, यानी बीटा की जगह tan बीटा कर दो और अल्फा की जगह tan अल्फा कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। बीटा की जगह
टेन बीटा और अल्फा की जगह टेन अल्फा। तो यहां पर हमने लिखा है कि यदि दोनों का मान अत्यंत कम हो, अल्फा और बीटा का अत्यंत कम हो, तो अल्फा की जगह टेन अल्फा और बीटा की जगह टेन बीटा कर सकते हो। यहां तक क्लियर? समीकरण 1 दे दो। और अब मजा आने वाला है असली चीजों पर, क्योंकि भाई यहां से हमको समझना है कुछ खास चीजें। देखो भाई साहब, इसमें हम डायग्राम में अभी आपको एक चीज यहां पर तो समझाई दिए थे कि ये दोनों अल्फा क्यों है भैया, ये तो नेत्र पर अंतरित कोण वस्तु द्वारा है। अब ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है। देखो बच्चों, एक त्रिभुज ले रहे हैं हम A1 OB1 में, ये कहां पे है? ये आपका O है, ये आपका E है, अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव लेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा O है, तो O यहां पर देखो A1 B1 है ना, तो A1 O B1, या ऐसा भी कह सकते हो ना A1 B1 O में, ठीक। देखिएगा, मुझे निकालना है टेन अल्फा, क्योंकि कोण है अल्फा, अल्फा तो टेन अल्फा का मुझे मान निकालना है। तो टेन का सूत्र होता है लंब, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब है A1 B1 बटा आधार, ये वाला भाग जो है आधार है OB1, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक त्रिभुज इसी प्रकार से आप यहां पर लिख सकते हैं, त्रिभुज एक हमारे पास A1 B1 E, यहां पर देखो A1 B1 E में है ना, या A1 E B1 में टेन बीटा बराबर यहां से मैं निकाल लूंगा, टेन बीटा इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो A1 और B1, और इसका आधार, आधार क्या है बच्चों? EB1, कितना? EB1। अब समीकरण 1 कितना था? समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में मान रखने पर रखो जरा, मान कितना आता है? तो m बराबर आ जाएगा टेन बीटा, टेन बीटा का मान ये हमारा A1 B1 डिवाइड बाय EB1 बटे टेन अल्फा, टेन अल्फा का मान A1 B1 बटा OB1। देखो बच्चों, ये कट जाएगा है ना, अंश का हर नीचे जाता है, अंश का हर नीचे जाता है और हर का हर ऊपर जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करें, अंश का जो हर EB1 है नीचे चला जाएगा और हर का हर जो है ऊपर चला जाता है, ये मेथड है। अब यहां पर ये चीज निकल कर आ गया। अब आपसे यदि कहा जाए कि OB1 कितना है भाई, OB1 बताओ आप जरा। OB1 मतलब अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब, अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है ना, इतना समझो थोड़ा सा आप लोग, अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब। लेकिन एक चीज और याद रखो आप लोग, जब भाई साहब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। ये चीज तो क्लियर है ना, कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। तो ये जो है, यदि वस्तु अनंत पर है, हमें पता नहीं है, तो इसका जो प्रतिबिंब है B डैश पर बन रहा है, यहां पे बन रहा है बच्चों, और यहां तक की दूरी उसके फोकस दूरी के बराबर होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैं आपसे कह दूं कि जो OB1 है वो अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक ऐसा होता है ना, अभिदृश्यक लेंस से बने प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, और यही जो दूरी होगी वो उसके फोकस दूरी के बराबर होगी, वो उसके फोकस दूरी के बराबर होगी। सही बात है कि नहीं? थोड़ा समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप कहोगे सर बिल्कुल गलत है। तो OB1 बराबर आप कह दो FO हो गया। FO कहां से आ गया? O मतलब अभिदृश्यक का भैया, और भैया हम जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस पर प्रतिबिंब बनना ही बनना है, तो ये चीज हो गया। दूसरा EB1, यहां पर देखो EB1, ये जो है बच्चों इस लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, और वस्तु की दूरी को हमेशा U से दर्शाते हैं। E के लिए क्योंकि नेत्रिका लेंस है, I मतलब आंख होता है, आंख के समीप रखा है ये लेंस। अब EB1 U से दर्शाएंगे, लेकिन माइनस, क्योंकि हम इस लेंस के सापेक्ष कर रहे हैं और इसके बाएं साइड है, तो बाएं साइड है तो माइनस, और इस लेंस के सापेक्ष ये B1 दाएं साइड था, तो हम जब FO कर रहे थे बच्चों तो इसको प्लस लेकर चल रहे थे। अब जब हम M बराबर निकालेंगे तो OB1 का मान कितना है हमारे पास? F0 या FO। EB1 का मान कितना? माइनस UE, कुल मिलाकर के माइनस F0 बटा FO कहेंगे, F0 नहीं करना, बटा UE। और ये हमारा बच्चों समीकरण जो भी है आप दे सकते हैं। समीकरण जैसे आप इसको मान लेते हैं, एक दिए थे पहले, इसको समीकरण 2 दे दो, ये समीकरण 3 दे दो। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब वही चीज़ मैं पूरा आपको समझाता हूँ कि समीकरण 1 तक आपने कर लिया था। पहले हमने त्रिभुज A1
B1 O में ले लिया, tan अल्फा का मान निकाला और फिर हमने tan बीटा का मान निकाल दिया, दोनों का मान रख दिया। A1 B1 से A1 B1 कट जाएगा, OB1 ऊपर जाएगा, EB1 नीचे आएगा बच्चों। OB1 जो है FO है, क्योंकि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, क्लियर जानते हैं। EB1 है, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी है, माइनस में लेकर चलेंगे तो इतना आ गया समीकरण 3 से। यहां तक क्लियर हो गया हो तो फिर आगे चलते हैं, समीकरण 3 तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो भाई साहब अब बोला गया कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, हमने आपको डायग्राम में समझाया था कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर यह कहलाता है कि जैसे लेंस हटा दो, अब जब लेंस हटा दिए तो क्या जानेंगे भाई प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन बच्चों ये देख लो, स्थित फर्स्ट, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो लेंस सूत्र क्या कहता है बताओ जरा। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र से अब भैया जब हमने कहा कि अभिदृश्यक लेंस हटा दो तो बचा हमारे पास नेत्रिका लेंस। एक लेंस के लिए देखेंगे तो यहां पर हो गया फोकस दूरी FE, स्पष्ट दृष्टि से कहां पर रखना चाहिए, D दूरी पर रखना चाहिए, वो भी माइनस रहेगा, बताऊंगा काहे। और जो U है बच्चों, इसके जगह E के लिए UE हो जाएगा, वो भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर बने। तो यहां पर मैं फिर से एक बार डायग्राम पे चलता हूं, डायग्राम जरा निकालो। ये देखो यहां पे D माना गया है, वो भी लेंस के इधर, कि भाई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ये हट जाए तो वस्तु यहां पर रखते यदि, तो यहां पर प्रतिबिंब बन जाता। और फिलहाल ये इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, तो वस्तु की दूरी को UE से दर्शाएंगे। जब भी हम दूरी लेते हैं और लेंस के बाएं साइड का लेते हैं, लेंस के बाएं साइड, तो निगेटिव रहता बच्चों, इसलिए दोनों में निगेटिव चार्ज है, दोनों में निगेटिव चार्ज है। यहां तक क्लियर। अब देखो यहां पर 1/f ही रहने दो, इसको यदि आप ऊपर ले जाओ तो -1/d, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/UE, ठीक। 1/u रहने दो, UE 1/UE प्लस में तो रहने दो, लेकिन ये इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 1/d और 1/f ये प्लस में हो जाएंगे, और ये अपना प्लस में ऑलरेडी है। अब इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 कहता था m बराबर -FO/UE, और UE की जगह आप लिख सकते हैं 1/d प्लस 1/FE। यदि FE बाहर ले लें हम, FE बाहर ले लें FE, तो यहां बचेगा 1, और यहां नहीं है FE, इसलिए आप FE/d कर सकते हो। यह चीज निकल कर आ गया। यहां से बहुत ज्यादा परेशानी होगी आपको, ये कहां से आ गया सर, हमको समझ में नहीं आया। रुको जरा, हम आपको समझा रहे हैं। देखो रफ्कार कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। मैंने कहा भाई मेरे पास ये ऑलरेडी है, FO, यहां पे मेरे पास FE नहीं है, तो FE ऊपर भी गुणा किया, FE नीचे भी, और D कर दिया, प्लस 1/FE बाहर ले लिया। अब इन दोनों से FE बाहर लेता हूं, FE बाहर आ गया, तो यहां पर कितना बचेगा बच्चों, FE ऊपर बचेगा, नीचे वाला बाहर ले लिया, D, प्लस यहां से बाहर आया तो 1, तो यही तो चीज है, 1 धन FE/d, और FE बाहर ले लिया, तो ये रफ्कार है। समझाना जरूरी है ना, ये तो नहीं रहेगा कि रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम चल रहा है। तो ये चीज हमने करा कि F की जगह FE करा, V की जगह D कर दिया, U की जगह UE कर दिया, लेकिन माइनस क्यों ले लिया वो भी मैंने बताया आपको। फिलहाल आगे चला बच्चों, तो ये अपना हो गया FE बराबर 1 - d, पक्षांतर कर दिया, 1/UE निकाल दिया, समीकरण 3 में मान रख दिया, FE बाहर ले लिया, तो कुछ इस प्रकार से निकला। 1 प्लस करना चाहे तो ये निकल कर आ गया। और एक दूसरा कंडीशन ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वस्तु कहाँ होना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए। किसके फोकस पर, तो अंतिम प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु को फोकस पे होना चाहिए। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा बच्चों, तो उस स्थिति में UE के जगह हम FE कर सकते हैं। वस्तु की दूरी UE है, और हम कह रहे हैं भैया अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, तो वस्तु कहां पर होना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए। तो लेंस के फोकस पर होना चाहिए, मतलब जो वस्तु की दूरी है वो फोकस दूरी के बराबर होना चाहिए।
तो फिर हमारा m बराबर कितना हो जाता, f, यहाँ पे माइनस रहने दो, समीकरण 3 से FO बटा FE, FO बटा FE माइनस में हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का सेशन पसंद आया होगा। आज छोटे से लेक्चर में आपको खगोलीय दूरदर्शी के बारे में चर्चा हमने कर लिया है और सिलेबस में आता भी है बच्चों। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मैंने पहले ही बता दिया और खगोलीय दूरदर्शी भी आज बता दिया। और यदि आपके सिलेबस में जो भी होगा आप लोग कहेंगे उस पर मैं वीडियो आपके लिए ला दूंगा, बिल्कुल आप चिंतित ना हो। मैं यही कोशिश करता हूं जो एग्जाम में पूछा जाए वो आपसे बनना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें और हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो 100 रुपीज़ चार्ज है 1 सब्जेक्ट का। कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49, 9685 29 91 49। जय हिंद, वंदे मातरम।